सो हेलो माय डियरेस्ट फ्यूचर फॉलोअर्स, आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। और मैं आपके लिए आज बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के जैक बोर्ड के मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन लाया हूं। और ये 40 जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन इस मॉडल सेट में दिए गए हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रेलेवेंट रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैं आपको इस 40 एमसीक्यू को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके सॉल्व करूंगा, जिससे कि आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आने वाले हैं आएंगे उसे भी आप सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप पूरे बीएसटी का रिवीजन कर लेंगे मात्र 30 से 40 मिनट के वीडियो में। ये वीडियो लंबा बन सकता है क्योंकि मैं इसे सिर्फ टिक आउट करके नहीं बताऊंगा कि कौन सा आंसर सही है, मैं उसे एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये क्यों सही है और इसके अलावा भी कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो देखिए, आपका जैक बोर्ड का ये मॉडल सेट है, 1.5 घंटे का आपका एमसीक्यूज रहने वाला है और आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आपका जो है पहला सवाल है, व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटकों यानी फैक्टर्स को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, द फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस आर कलेक्टिवली नोन है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, अफेक्टिंग का मतलब वो सारे घटक, वो सारे तत्व जो कहीं ना कहीं किसी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ किससे अफेक्ट करने की बात हो रही है? यहाँ बिजनेस को अफेक्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, तो साथ में कहता है कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस आर कलेक्टिवली नॉलेज, यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो साथ में क्या कहलाते हैं। तो मुझे तो आंसर पता है कि क्या कहलाता है, लेकिन मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूं, मैं आपको समझाता हूं, आपका आंसर खुद पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कलेक्टिवली। कलेक्टिवली का मतलब बहुत सारी चीजें बिजनेस को जो अफेक्ट करती है। तो समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस को क्या क्या चीजें अफेक्ट करेंगे? तो बिजनेस को बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। जैसे आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो देखिए, बिजनेस को सबसे पहला अगर कोई चीज अफेक्ट करता है, तो कोई फैक्टर्स अफेक्ट करता है, तो वो है हमारे कस्टमर। फिर मार्केट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है ना, मार्केट के नीड एंड वांट्स। ठीक है, मार्केट के नीड एंड वांट्स जो है वो बिजनेस को अफेक्ट करता है। दूसरी चीजें, बिजनेस के जो इंप्लॉइज हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, ये सारे जो है वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ हमारे इकोनॉमी में, मार्केट में, हमारे देश में कौन सा गवर्नमेंट है यानी पॉलिटिकल इफेक्ट क्या है, वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो यही सारी चीजें, ये सारी चीजों को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, ये बिजनेस को चारों तरफ से क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उसे कहा जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? आवर सराउंडिंग्स। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे बिजनेस के सराउंडिंग की बात हो रहा है, बिजनेस के चारों तरफ जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो उसे क्या कहा जाता है? बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। आया बात समझ में? तो आपको बता दें कि बिजनेस इन्वायरमेंट के 5 डायमेंशंस होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कितने? 5 होते हैं। सबसे पहला होता है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर जो पूरे इकोनॉमी, वैसा फैक्टर जो पूरे देश में, पूरे इकोनॉमी में जो है वो सारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, वो होता है इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, तो नोटबंदी की वजह से जितने भी बिजनेसमैन है, बिजनेस है, वो सब पे उसका प्रभाव पड़ा था, तो वो होता है इकोनॉमिक फैक्टर। एक होता है आपका, वो होता है एक पॉलिटिकल फैक्टर। तो पॉलिटिकल यानी कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा, तो गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाएगा तो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे है, अभी रिसेंटली में अभी कौन सा गवर्नमेंट चल रहा है? तो एनडीए की सरकार चल रही, भाजपा की सरकार चल रही है। इनका मेन मोटिव क्या होता है? बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना। तो अभी बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और वो बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन वही अगर कोई गवर्नमेंट आएगी तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन सोचेगा कि आने वाले समय में जो पॉलिटिकल पार्टी होने वाली वो बिजनेस को बढ़ावा नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करेगा पॉलिटिकल पार्टी। फिर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, हर दिन
टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी अगर बदलेगा तो बिजनेस अफेक्ट करेगा। दूसरी चीज है, अगर आपका सोसाइटी का टेस्ट प्रेफरेंस बदल जाएगा, वो चीजें खरीदना नहीं चाहेंगे या कोई प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। तो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, और एक होता है आपका लीगल, यानी कि मान लीजिए कोई कानून सरकार के द्वारा बना दिया गया जो कि उस बिजनेस पे अफेक्ट कर रहा है, उस बिजनेस के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन पैदा कर दिया वो कानून, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो ये 5 डायमेंशंस होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को, इन्हीं पांचों को मिलाकर बनता है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट जो बिजनेस को अफेक्ट करता है। क्लियर है? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस आर कलेक्टिवली नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, इनमें से कौन आर्थिक वातावरण का घटक है? अभी मैंने बताया इकोनॉमिक, जो पूरे इकोनॉमी को यानी पूरे देश, देखिए इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी एक सिस्टम है, इकोनॉमिक देश को कहते हैं। इकोनॉमिक एक सिस्टम है जो वहां के रह रहे लोगों को लिविंग प्रदान करता है, लिविंग प्रदान यानी कि जो अर्निंग प्रोवाइड करता है, जिससे वो कमाते हैं और वो अपने घर चलाते हैं, अपना नीड एंड वांट्स को फुलफिल करते हैं, वो हमारा इकोनॉमी होता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कौन कौन सा एलिमेंट जो है रिप्रेजेंट करता है? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, यानी पूरे देश का जो पॉलिसी है, पूरे देश का जो सिस्टम है, पूरे देश का जो कंडीशन है, वो सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। थर्ड, नियोजन किया जाता है। भैया नियोजन क्यों किया जाता है? प्लानिंग, प्लानिंग क्यों किया जाता है? पास्ट के लिए जो चीजें बीत चुकी है उसके लिए तुम करोगे प्लानिंग, क्या है ना? जो चीजें वर्तमान में चलो उसके लिए प्लानिंग करोगे नहीं, जो चीजें भविष्य में होने वाली हैं उसके लिए प्लान करोगे। जैसे मुझे एक वीडियो बनाना था तो मुझे बहुत चीजें अरेंज करनी पड़ी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे वीडियो फ्यूचर में बनाना है, तो फिर नेक्स्ट अगर जो मैं चाह रहा हूं कि मैं इंग्लिश का वीडियो बनाना है तो मुझे इंग्लिश के लिए कंटेंट तैयार करने पड़ेंगे, फिर मैं इंग्लिश का वीडियो ला पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो आपके भविष्य के लिए किया जाता है, फॉर फ्यूचर के लिए किया जाता है। ऑल ऑफ दिस कभी मत मानिएगा। नेक्स्ट क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। भैया प्लानिंग करने के लिए सबसे पहला जो काम करते हैं, स्टेप लेते हैं, वो क्या करते हैं? खुद सोचो, अगर आपको कुछ सब तक करना नहीं है तो आप उसके लिए प्लानिंग क्यों करेंगे? उसके लिए सोचेंगे क्या? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस, यानी भविष्य के बारे में सोचना। तो भविष्य के बारे में क्यों सोचोगे? जब तुम्हें भविष्य में कुछ काम करना है तो पहला प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, सॉरी स्टेप पहला जो प्लानिंग का वो होता है कि सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो, यानी अपना गोल सेट करो, तभी तो तुम आगे जाके प्लानिंग का और भी बहुत सारी चीजें करोगे। तो सबसे पहला है प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है वो है ऑब्जेक्टिव सेट करना, अपना गोल सेट करना। उसके बाद फिर उस गोल को कैसे अचीव करना है, फिर बाद में और प्लानिंग की जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हिंदी में पढ़ देता हूं। नियोजन प्रक्रिया में प्रथम कदम है तो उद्देश्य निर्धारित करना, जो हमें करना है वो निर्धारित करेंगे तभी तो आगे जाके कुछ और काम करेंगे। अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है तो हम कौन से ट्रेन की टिकट कटवाएंगे? तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें जाना कहाँ है, फिर हम सोचेंगे कि हम बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे कि बाइक से जाएंगे। समझ में आया बात? तो फर्स्ट स्टेप प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन, प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है। कहता इफेक्टिव डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब पहले समझो। भारार्पण का मतलब क्या होता है कि अपना भार दूसरों को सौंपना, यही होता है भारार्पण, यानी कि भार को अर्पण यानी दूसरे को सौंपना। तो भार सौंपने के लिए क्या होना चाहिए? कहता है संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय, अधिकारों का स्पष्टीकरण, यह सभी। जी हाँ, यह सभी। क्यों? देखिए, अगर आप एक अच्छा अथॉरिटी डेलीगेट करना चाहते हैं, अधिकार दूसरों को देना चाहते हैं, तो आप अधिकार दे और उससे कॉन्टेक्ट होंगे नहीं, आप उनसे जो अधिकार उनको दिए हैं उनके बारे में पूछते रहें, कॉपरेशन जहां उनको जरूरत पड़े वहां पे उनको कॉपरेट करें और उनसे बातचीत करते रहे, समन्वय बना हुआ रहे दोनों के बीच में। जो अथॉरिटी दूसरों को दिया है और जो उस अथॉरिटी को गेन किया है, लिया है, उस काम को करने के लिए जिम्मेदारी लिया है, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन होना चाहिए। और अथॉरिटी को क्लियर एक्सप्लेनेशन किया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपको किस चीज की अथॉरिटी दी गई है, कैसे आपको काम करना है, क्या क्या काम करना है, आप कहां तक के काम को, आपका एरिया क्या है, तो ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो एक अच्छा डेलीगेशन, एक अच्छा भारार्पण करने के लिए, यानी कि अपने अथॉरिटी को दूसरों को ट्रांसफर करने के लिए ये सारी चीजों की होनी बहुत जरूरी है। सो इसका आंसर होगा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। मुद्रा, मनी मार्केट। तो आपको पता है मार्केट मेनली दो होते हैं,
मार्केट जो होता है मेनली दो होता है, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट जो है याद रखिएगा शॉर्ट टर्म फंड के साथ डील करता है, और कैपिटल फंड जो कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म फंड के साथ डील करता है। तो यहां पूछा है मनी मार्केट डील्स इन तो शॉर्ट टर्म फंड्स। प्रबंध का सार है भैया, प्रबंध जिसके बिना नहीं हो सकता, कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हो सकता है। तो यहां पे प्रबंध का सार क्या है? समन्वय। इफेक्ट इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिना समन्वय के, जैसे मान लीजिए मैनेजर है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर का बात मैनेजर मान ही नहीं रहा, मैनेजर का बात सुपरवाइजर नहीं मान रहा, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कितना भी आप अच्छा मैनेजर, कितना भी अच्छा आप सुपरवाइजर ले आए, अगर दोनों एक दूसरे में आपस में कॉपरेशन बात नहीं कर रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं है एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हुआ है मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट काम नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट का एकदम सबसे जरूरी चीज क्या है? कोऑर्डिनेशन। सब लोग एक साथ मिलकर तालमेल के साथ काम करें, तो इसका होगा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8, प्रबंध में कितने स्तर होते हैं? प्रबंध में 3 स्तर होते हैं। कौन कौन? तो प्रबंध में 3 स्तर होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका टॉप लेवल, एक होता है आपका मिडिल लेवल, एक होता है आपका लोअर लेवल। ठीक है, तो टॉप लेवल में कौन? टॉप लेवल किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट जो होता है, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उनके सारे डिसीजंस लेने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। तो टॉप लेवल में जो होते हैं वो मेनली ओनर होते हैं, शेयर होल्डर आएगा, ठीक है, शेयर होल्डर आएगा, फिर आपका सीईओ आएगा, यानी जितने भी ऑफिसर ग्रेड के होंगे, सीईओ आएगा, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, फिर सीएफओ आएगा यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी जितने भी डिसीजन मेकर हैं वो सारे कहां बैठेंगे? टॉप लेवल बैठेंगे। मैनेजरियल लेवल जो इनके द्वारा जो गोल सेट किया जाएगा, उन गोल को कैसे अचीव करवाना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये जो है ये आपका मैनेजर लेवल संभालता है। इसमें कौन होता है? इसमें होता है जनरल मैनेजर, इसमें कौन होता है? इसमें होता है परचेज मैनेजर, इसमें होता है सेल्स मैनेजर, यानी जितने भी मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जितने भी मैनेजरियल लेवल पे काम करते हैं वो मिडिल लेवल पे होता है, इसीलिए मिडिल लेवल को मैनेजरियल लेवल भी कहते हैं। थर्ड होता है आपका लोअर लेवल को सुपरवाइजर लेवल भी कहा जाता है। सुपरवाइजर यानी जिनके अंडर में सारा प्रैक्टिकल काम, प्रोडक्शन का काम होता है, तो उसे सुपरवाइजर लेवल भी कहते हैं। या फिर सुपरवाइजर लेवल के साथ इसका एक और नाम है फॉरमैन लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो भाई इसमें कौन कौन आते हैं? तो सुपरवाइजर आएगा, वर्कर्स आएगा, फॉरमैन आएगा, क्लर्क आएगा, ये सब सारे चीजें, सारे लोग जो है आपके लोअर लेवल में आएगा। तो प्रबंध में कितना स्तर होते हैं? 3। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछ लेगा आपको कि भाई टॉप लेवल में, उच्च स्तर में कौन कौन से अधिकारी आते हैं, तो आप एग्जाम में गलत मत करिए। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर? मैंने बताया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर यानी कि जो काम को अपने आंखों से देखता है, सुपरवाइज करता है अपने वर्कर्स को कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है, या कौन गलती कर रहा है, यानी कि बोले तो सुपरविजन, यानी कि वो नजर बना के सब पे रखता है, वही होता है सुपरवाइजर। तो कहता है इन विच लेवल ऑफ सुपरवाइजर इंक्लूड, देखिए मैंने अभी बताया था कि सुपरवाइजर जो है वो कहां आता है? लोअर लेवल में आता है, और सुपरवाइजर जो है वो लोअर लेवल में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वो लोअर लेवल यानी वर्कर्स की बातों को मिडिल लेवल तक पहुंचाने का काम करता है। निम्न में कौन प्रबंध की विशेषता है? भैया सामूहिक प्रक्रिया है, एकदम सतत प्रक्रिया यानी कंटिन्यू प्रोसेस, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा सही। यानी इसको समझ लेते हैं, मैनेजमेंट का फीचर, विशेषता क्या है? क्या मैनेजमेंट कोई एक आदमी मिलकर कर सकता है? नहीं, एक आदमी नहीं कर सकता है, उन्हें कहीं ना कहीं 2, 4, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, यानी कि मोर देन 1 पर्सन चाहिए। यानी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। क्या मैनेजमेंट एक दिन किया जाएगा? नहीं, जब भी नया काम होगा, हर दिन हम उठने, सोने, हर चीज के लिए मैनेजमेंट करते हैं। तो बिजनेस में कोई भी काम करने से पहले आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेली बेसिस पे मैनेजमेंट करना पड़ता है। यूनिवर्सल, क्या आपके स्कूल में, कॉलेज में, बिजनेस में क्या मैनेजमेंट नहीं होता है? हर जगह मैनेजमेंट है। यूनिवर्सल, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, हर जगह मैनेजमेंट किया जाता है। सिर्फ इंडिया मैनेजमेंट नहीं, एवरीवेयर मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं,
द पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू गेट वर्क डन बाय अदर्स इज नोन एज, कितना आसान है, कहता है कि वो पर्सन जिसमें दूसरों से काम लेने की क्या है, क्षमता है, वो क्या कहलाता है, मैनेजर कहलाता है, प्रबंधक कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल कौन है? हेनरी फ्योल वो हैं जो प्रबंध के सिद्धांतों को दिया है और इन्हें फादर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब इन्होंने एक ऐसा कुछ रूल्स दिया है, कुछ गाइडलाइन दिया है जो मैनेजर्स अगर फॉलो करे तो वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है। यानी कि उन्होंने गाइडलाइन प्रोवाइड किया है जिससे कि वो एक मैनेजर वो अपने काम को, अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। तो हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए जो 14 प्रिंसिपल्स है वो कितने हैं? वो 14 प्रिंसिपल्स हैं। टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। क्लियर है? ध्यान रखिए। तो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिया है। नेक्स्ट है, हेनरी फ्योल के किस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ, अधीनस्थ होता है सबऑर्डिनेट, जो दूसरे के अंडर में काम करता है उसको बोलते हैं अधीनस्थ, को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। तो यहां पे कहता है कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, उनमें से आदेश की एकता एक प्रिंसिपल है जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड, यानी वो कहते हैं कि हर एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जैसे अगर मान लीजिए एक पर्सन काम कर रहा है 3 से 4 लोगों के अंडर में, तो चारों लोग अगर एक ही साथ एक पर्सन को ऑर्डर देंगे तो वो पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा किससे काम, किसका काम पहले करे, किसका काम बाद में करे। इससे क्या हो सकता है कि वो किसी का काम नहीं करेगा और एक दूसरे अधिकारी पे ये टाल देगा कि सर मैं उसका काम कर रहा था, मैं उसका काम कर रहा था, और इससे नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान होगा बिजनेस का, मैनेजमेंट का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का। तो इसलिए कहते हैं हेनरी फ्योल की एक अधीनस्थ का यानी एक सबऑर्डिनेट का यानी एक वर्कर का यानी एक एम्प्लॉय का बॉस जो है वो एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा बॉस नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम में क्या होगा, कहीं ना कहीं देरी होगा, काम में बढ़िया से काम नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मैं आगे डिस्कस करूंगा। वैज्ञानिक प्रबंध में अब देखिए, पहले तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी जनरल गाइडलाइंस, एक होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनको दिया है एफडब्ल्यू टेलर ने। साइंटिफिक मैनेजमेंट को एफडब्ल्यू टेलर ने दिया, इसलिए एफडब्ल्यू टेलर को साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो ये कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है भैया, पूरा का पूरा जो विज्ञान है वो कहीं ना कहीं एनालिसिस पर डिपेंड करता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो 75% यानी 3/4 जो है वो एनालिसिस पर डिपेंड करता है। बिना एनालिसिस के साइंटिफिक मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंध का ही मैंने बताया, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? एफडब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। क्वेश्चन नंबर 16, हेनरी फ्योल का जन्म कहां होता है? हेनरी फ्योल का जन्म भाई फ्रांस में होता है। ये याद करने की चीज है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, याद करने की चीज है कि हेनरी फ्योल का जन्म कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, निर्देशन का प्रभाव। निर्देशन देना यानी कि काम को बताना। तो बताओ 3 लेवल होते हैं, तो लोअर लेवल मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल टॉप लेवल को काम बताएगा, फिर टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल लो लेवल को बताएगा। जी हाँ, टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लो। यानी कि यहां पे इंस्ट्रक्शन कैसे आएगा? इंस्ट्रक्शन आएगा आपका ऊपर से नीचे की ओर आएगा इंस्ट्रक्शन। यानी कि क्या कहता है? निर्देशन का प्रभाव होता है ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर प्रभाव होता है, यानी कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है। आगे, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय के विकास में सम्मिलित है। पदोन्नति देना उनको, पदोन्नति देना उनको, एडवांस देना, यस उनको एडवांस बोलते हैं, प्रमोशन देना, उनका ट्रांसफर करना, उन्हें डेवलपमेंट यानी उनको ट्रेनिंग देना। जी हाँ, कर्मचारी के विकास में ये सभी सम्मिलित है, उनका विकास होता है इन सभी चीजों की वजह से। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 19, हु रोट द बुक ऑफ जनरल लॉ एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट? किसने लिखा है? हु रोट द बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट? भैया ये लिखा है मिस्टर हेनरी फ्योल ने। इसी किताब में इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। कितने प्रिंसिपल्स? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। निर्देशन के तत्व है। निर्देशन, इस निर्देशन के तत्व, निर्देशन में क्या क्या चीज आती है? डायरेक्शन में क्या क्या चीज आती है? तो डायरेक्शन में सुपरविजन भी आता है, लीडरशिप भी आता है और मोटिवेशन भी आता है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं। संदेश वाहन यानी कि कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए भैया? कम से कम 2 लोग चाहिए। बिना 2 लोग के
कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आप खुद के साथ बात तो कर सकते हैं लेकिन फीडबैक नहीं ले सकते, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, पूरा करने के लिए दो लोग की जरूरत है। तो ध्यान रखिएगा, मीनिंग पार्टीज टू कम्युनिकेशन आर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, नियंत्रण आवश्यक है लघु उपकरण के लिए, मध्यम आकार के उपकरण के लिए, बड़े आकार के उपकरण के लिए। कंट्रोलिंग का मतलब क्या? कंट्रोलिंग का मतलब वेस्टेज को रोकना, हमने जो सोचा है हमने वो किया कि नहीं, ये चीजों को देखना, ठीक है, ये होता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग जो है हर साइज के इंटरप्राइज के लिए जरूरी है, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग पर व्यय किया गया धन है। आप जब अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं, नियुक्त करते हैं, तो उस पर जो पैसा खर्च होता है क्या वो बर्बादी है? नहीं, आप एम्प्लॉय पे खर्च कर रहे हैं, आप उस पर्सन पे खर्च कर रहे हैं जो आपके लिए आगे जाके काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको फायदा आगे जाके मिलेगा। तो मनी स्पेंड ऑन स्टाफिंग इज इन्वेस्टमेंट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, वित्तीय प्रबंधक निम्न में से किससे संबंधित निर्णय लेता है? वित्तीय प्रबंधक, ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर किससे डिसीजन लेगा? किससे रिलेटेड? भैया फाइनेंस से रिलेटेड लेगा, पैसे से रिलेटेड लेगा कि भैया कितना पैसा लाना है, कितना पैसा खर्चा करना है, कितना पैसा किस चीज में देना है, कितना पैसा एसेट्स खरीदना है, कितना पैसा बोनस में बांटना है, ये सारे डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर लेगा। फाइनेंस मैनेजर आंसर वित्त का। तो वित्तीय प्रबंधक वित्त मैनेजर होगा। सेबी का मुख्य, सेबी कौन है भैया? पहले सेबी समझ लो क्या है। सेबी, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1988 में, लेकिन इसको मान्यता मिला है 1992 में। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि सेबी को मान्यता कब प्राप्त हुआ? तो 1992 में, बनकर कब रेडी हुआ? तो 1988 में, ठीक है। तो सेबी का मुख्य काम क्या था? सेबी का मुख्य काम क्या था, या अभी कह ले था, छोड़िए अभी क्या है। तो सेबी का मुख्य काम यह है कि स्टॉक मार्केट जो, जहां पे शेयर और डिवेंचर की, यानी कि जहां पे सिक्योरिटीज की खरीदी बिक्री होती है, जहां पे कंपनी अपना शेयर खरीदता है, पब्लिक से पैसा उठाता है, तो उस स्टॉक मार्केट को डील करवाना, उसको रन करना, मैनेज करना और उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश करना, है ना। स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करना, कैपिटल मार्केट को ऑपरेट करना, सेबी का काम है। और सेबी का काम क्या है? इन्वेस्टर्स के पैसे को प्रोटेक्ट करना, यानी पब्लिक ने जो पैसा लगाया है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, पब्लिक को, कंपनी को पैसा दिया है, तो उनका पैसा डूब ना जाए, उनको प्रॉफिट सही टाइम पे मिलता रहे, इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो इनका मुख्यालय कहाँ है? मेन मुख्यालय यानी कि इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ध्यान रखिएगा, हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज लोकेटेड इन मुंबई। इनका काम ध्यान रखिएगा क्या है? इनका काम है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। देखिए अगला ही क्वेश्चन है आपका, whose interest is protected by stock exchange, यानी स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अभी बताया मैंने, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। इन्होंने जो पैसा लगाया है, इनका पैसा डूबे ना, इसलिए जो है सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया है, और इनका मेन काम यही इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट 27 नंबर में, विपणन लाभकारी होता है। विपणन यानी मार्केटिंग किसके लिए एडवांटेज है? एडवांटेज है जीएस है, और कंज्यूमर्स, मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेस, ऑल ऑफ देम, सबके लिए। कैसे? कंज्यूमर मार्केटिंग करोगे तो कंज्यूमर को सारी चीजें पता चलेगी, उनके नीड वांट्स को फुलफिल होगा। मैन्युफैक्चरर अगर मार्केटिंग करता है तो उसका क्या फायदा मिलेगा? मैन्युफैक्चरर को सारी चीजें पता रहेंगी कि क्या कंज्यूमर की नीड वांट से कैसे प्रोडक्ट उन्हें जो है हमें प्रोवाइड करना है, जिससे कि हमारा मार्केट में सेल बढ़े, जिससे कि मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट हो। बिजनेस के लिए क्या फायदा होगा कि बिजनेस जो है, एंटरप्राइज जो है प्रोडक्शन करे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मार्केटिंग जो है वो सबके लिए फायदेमंद है। तो ऑल ऑफ देम आंसर होगा। निम्न में से आंतरिक वातावरण का तत्व कौन सा है? मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट मेनली दो है, एक है आपका इंटरनल और एक है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल जिस पे आपका कंट्रोल है, एक्सटर्नल जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो एक्सटर्नल मैंने 5 आपको बताए थे, 5 बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन बताए थे, जिसमें टेक्नोलॉजिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल और आपका इकोनॉमिकल आया था। इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है आपका एमईओ यानी कि एमईओ यानी म्यो यानी बिल्ली का आवाज नहीं, एम यानी एम फॉर मैनेजमेंट, ई फॉर एम्प्लॉयज और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन।
ये तीनों जो है वो इंटरनल आपके वातावरण के फैक्टर्स हैं। तो देखो नीतियां आप जो बनाएंगे, यानी जो आपका मैनेजमेंट का जो पॉलिसी रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगा। आपका जो उद्देश्य है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगा। आपका जो संगठन का ढांचा है, आपका जो स्ट्रक्चर है, जिसको किसे बांटा गया है, ये आपके अंदर की बातें, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट यानी मैनेजमेंट की बातें हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ दिस। प्रबंध का सार क्या है भाई, अभी बताया। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन द मैनेजमेंट कांट बी एग्जिस्ट। बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, यानी कि वास्तविकता में नहीं आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन करने का, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने का नया टेक्निक है, यानी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ, यानी टेक्नोलॉजी हुआ। तो ये कहां आएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आया बात समझ में। तो टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो कहीं ना कहीं जो पुराने बिजनेस हैं उनको टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा तो टेक्निकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। द लास्ट स्टेट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, जब सब कुछ हो जाएगा तो क्या करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे, यानी उसको फॉलो करोगे। तो फॉलो अप एक्शन, यानी कि लास्ट स्टेट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, यानी अपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल करेंगे, डिफरेंट अल्टरनेटिव सोचा, उसको एनालिसिस किया कि सबसे बेस्ट कौन सा है। बेस्ट आपने क्या किया, चुना और उसे क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। और इंप्लीमेंट कर दिया तो फिर क्या करना, उसको फॉलो अप करते रहना है। तो इसका फॉलो अप होगा, यानी कि चलो मैं फिर से बता दूं, प्लानिंग प्रोसेस के सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को क्या करो, सेट करो। एक बार अपनी ऑब्जेक्टिव सेट कर लेके करना क्या है, अब देखो कि डिफरेंट उसके अल्टरनेटिव कैसे हो सकते हैं, उस गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स नहीं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, यानी कि वो कौन कौन से उस गोल को पहुंचने का, उस गोल को अचीव करने का तरीका है, उसको ढूंढो। इसके बाद डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के बाद फिर उसको एनालिसिस करो कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। अल्टरनेटिव यानी ऑप्शन की बात है। जैसे मैं हमेशा अपने क्लास में पढ़ाते हुए एग्जांपल देता हूं कि चलो मान लेते हैं कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स को मेरा घर आना है, तो मेरा घर का मान लीजिए इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है। तो यानी कि गोल क्या है, मेरे घर आना, और मेरे घर का रास्ता क्या है, यानी अल्टरनेटिव यानी ऑप्शन क्या है, चार से ज्यादा है, लेकिन मैं 4 ऑप्शन लेता हूं एग्जांपल के तौर पे। तो अब देखना क्या है कि भाई एक तरफ सब्जी मंडी है, एक तरफ हाईवे है, एक तरफ बहुत सारा जाम रहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बच्चे एनालिसिस करेंगे कि हमें जाना किस तरफ से है। एक लंबा रास्ता है, एक शॉर्ट है बहुत, लेकिन वहां बहुत जो है गंदगी रहता है। तो कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है, तो एनालिसिस करेंगे। इसी को कह रहे, सोचने को ही क्या कह रहे, एनालिसिस, यानी कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, इसको सोचना, एनालिसिस करना होता है। तो पहले से ऑब्जेक्टिव सेट किया आपने, फिर अल्टरनेटिव ढूंढा, फिर एनालिसिस किया, और देन क्या करेंगे आप, एक बार आप उसमें एनालिसिस कर लिए तो फिर क्या चुनेंगे, बेस्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, यानी सेलेक्टिंग बेस्ट ऑप्शन। आ रहा बात समझ में, सेलेक्टिंग बेस्ट ऑप्शन। और फिर आप उससे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे उस प्लान को। क्या भैया चलो शुरू करते हैं। और इंप्लीमेंटिंग यानी अब मान ले कि ये प्लान हमने कर दिया कि हाँ इस रास्ते से जाएंगे, तो भाई इंप्लीमेंट करना शुरू करो, यानी कि अब इस रास्ते पे क्या करो, फॉलो करना शुरू करो। तो इंप्लीमेंट के बाद क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप एक्शन, यानी काम को करना शुरू कर दो। तो कहीं ना कहीं लास्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग प्रोसेस क्या होगा, फॉलो अप दी एक्शन। आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। किस संगठन ढांचा के अंतर्गत संस्था के उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित किया जाता है। देखो, किसी भी संस्था को 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है उसके कार्य के आधार पर, कार्य यानी कि उसके फंक्शन के आधार पर कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन कितने प्रकार का होता है। और एक होता है उसके प्रोडक्ट के आधार पर, यानी उसके वस्तु और सेवाओं के आधार पर, उसके वस्तु व सेवाओं के आधार पर बांटा जाता है। जैसे आप देखें टाटा कंपनी क्या है भैया, सुई से लेके, नमक से लेके, कपड़े से लेके, गाड़ी से लेके सब कुछ बनाती है। तो क्या वो अपना डिपार्टमेंट काम के हिसाब से बांटेगी कि प्रोडक्शन के हिसाब से बांटेगी, एडवर्टीजमेंट के हिसाब से बांटेगी? सबका डिपार्टमेंट यहाँ पे अलग अलग रहेगा, क्योंकि कार का एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस अलग होगा, कार को बनाने का प्रोसेस अलग होगा, कपड़े को बनाने का प्रोसेस अलग होगा। तो कहीं ना कहीं टाटा कंपनी जो अपने डिपार्टमेंट बांटेगी, वो कहीं ना कहीं काम के आधार पर नहीं बांटेगी, वो किस पे बांटेगी, अपने प्रोडक्ट के आधार पर कि भैया कार वाला जो है ये डिपार्टमेंट सब ये संभालेगा, कपड़े वाला डिपार्टमेंट ये संभालेगा, ठीक है, खाने पीने का सामान वाला ये संभालेगा। यानी कि
कोई भी संगठन अपने दो तरीके से स्ट्रक्चर तैयार करती है, एक होता है कार्यात्मक और एक होता है विभागात्मक, ठीक है, यानी कि विभाग के हिसाब से, और एक होता है कार्य के हिसाब से। तो जो कार्य के हिसाब से होता है वहां पे एक ही प्रोडक्ट बनाया जाता है, सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है, और जहां पे आपका डिविजनल होता है यानी कि विभाग के हिसाब से यानी प्रोडक्ट के हिसाब से, तो वहां पे जो होता है वो आपका मोर देन वन प्रोडक्ट बनता है, तो वहां पे विभागीय डिविजनल संगठन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पे वन प्रोडक्ट वहां पे आपका फंक्शन के आधार पे कार्यात्मक संगठन ढांचा होता है, और जहां पे मोर देन वन प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट के आधार पर, वहां पर विभागीय एवं डिविजनल संगठन ढांचा होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि मुख्य उत्पादों के आधार पर, उत्पादों के आधार पर बट रहा है, तो भैया यहाँ पे क्या होगा, प्रभागीय या डिविजनल संगठन ढांचा होगा। और अगर कार्यों के बेस पे पूछेगा कि कौन सा ढांचा होता है, तो कार्यात्मक संगठन ढांचा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन, कार्य के आधार पर फंक्शनल, प्रोडक्ट के आधार पर डिविजनल। भारांकन किया जा सकता है किस चीज का, अधिकार का, कोई दायित्व का भारांकन थोड़ी करेगा। जैसे मेरा जो काम है वो हम आपको दे सकते हैं क्या, नहीं, हम अपने अधिकार को दे सकते हैं, अपना दायित्व को दे सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भारांकन किया जा सकता है किसका, तो अधिकार का, ठीक है। जैसे मुझे 1000 रुपये पे करना है, तो 1000 रुपये पे करना है, तो मैं बोलेगा कि मेरे बदले तुम पे कर दो, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैंने आपको 1000 रुपया दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई तुम अब जो है क्या कर सो करो, वो इस 1000 रुपया को किसी और को दे दो। तो कहीं ना कहीं अधिकार भारांकन किया जा सकता है, दायित्व ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जवाबदेही ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे से कोई गलती हो गई और मैं इसकी जिम्मेदारी किस पे डाल रहा हूँ, आप पे डाल रहा हूँ। क्या आप ये जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ मैंने गलती की है, नहीं लेंगे, लेकिन अधिकार आप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकार का आपको फायदा मिलेगा, आप उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो के 12 पे जो है वो अधिकार का किया जा सकता है, दायित्व और जवाबदेही का नहीं किया जा सकता है। तो डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का फीचर्स क्या है, ऑल पैराग्राफ सभी जगह है, जी हाँ। फ्यूचरिस्टिक, यस एकदम। मेंटल प्रोसेस, यहाँ प्लानिंग कहाँ से होता है, हाथ पैर से होता है, नहीं दिमाग से होता है। तो प्लानिंग जो है वो ऑल ऑफ दी, ऑल परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक, मेंटल प्रोसेस, कंटीन्यूअस प्रोसेस, सब कुछ है। प्रबंध है विज्ञान कला, कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंध क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है। मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको, सामाजिक वातावरण, सोशल। तो समाज से रिलेटेड कौन है, मुद्रा की आपूर्ति नहीं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये आपके सब इकोनॉमिक में है। पारिवारिक संरक्षण, ये उपभोक्ता संरक्षण नियम जो है वो लीगल है, लीगल एनवायरमेंट में आएगा, क्योंकि ये एक एक्ट है, एक्ट रूल रेगुलेशन। राष्ट्रीय आय नहीं, परिवार की संरचना, कंपोजिशन ऑफ फैमिली जो है वो सोशल से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है, तो परिवार की संरचना, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। हेनरी फेयर के द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या क्या है भाई, 14। वैज्ञानिक प्रबंध के प्रस्तुत करता थे, वैज्ञानिक प्रबंध कौन दिया, F.W. टेलर ने दिया। निर्देशन के प्रमुख तत्व कितने हैं, अभी हमने पढ़ा था 4 तत्व है, कौन कौन से, तो निर्देशन के 4 प्रमुख तत्व हैं। सबसे पहला होता है आपका सुपरविजन, फिर होता है आपका मोटिवेशन, फिर होता है आपका लीडरशिप, है ना, फिर होता है आपका एक और कौन सा, कम्युनिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्शन पॉसिबल। डायरेक्शन का मतलब क्या, निर्देशन का मतलब लोगों को गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना उन्हें, ताकि वर्कर्स अच्छा से काम करें और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। तो यही होता है डायरेक्टर। तो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के अंदर में, डायरेक्टिंग के अंदर में ये 4 चीजें आती हैं। सो मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर 4। वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है, सो फाइनेंशियल मैनेजर का मेन काम क्या होगा, वित्तीय नियोजन करना, कोष प्राप्त करना यानी फंड कहीं से जुगाड़ करना, शुद्ध लाभ का आवंटन करना यानी कहीं ना कहीं जितना प्रॉफिट हुआ है उनको अलोकेट करना सही जगह। सो मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल ऑफ दीज। तो ये आपके 40 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। अगर आप इसके जो है देखना चाहते हैं आप इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अभी मैंने बताया था वो एनवायरनमेंट जो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करती है वो आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहलाता है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा।
और तब तक के लिए जो है इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड क्या हो गया, हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में एंड कह सकते हैं हमारे जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और आगे भी आशा करते हैं कि आप अपना फीडबैक देते रहेंगे, जिससे कि हमारी जो भी वीडियोज में कंटेंट में कमी है हम उसे दूर करें और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करें। सो थैंक यू सो मच।